प्रधानमंत्री ने जम्मू से देश को दी 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन सहित बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ आज से विधानसभा के बजट सत्र की हुई शुरुआत। 28 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी को मुख्यमंत्री पेश करेंगे बजट। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 5 साल के लिए 4 फसलों पर दिए गए एमएसपी गारंटी प्रस्ताव को किसानों ने किया अस्वीकार। किसानों के प्रदर्शन के चलते आमजन को हो रही है काफी परेशानियां। और टीबी उन्मूलन के लिए आज से प्रदेश के 11 जिलों में बीसीजी टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र अहलावत ने बताया कि 25 लाख लोगों का किया जाएगा टीकाकरण। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू दौरे पर 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने देश में शिक्षा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, आईआईएम जम्मू, आईआईएम विशाखापट्टनम और भारतीय कौशल संस्थान आईआईएस कानपुर जैसे कई महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों के परिसरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया और एम्स जम्मू का उद्घाटन किया। उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया और कहा कि वह जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। उन्होंने इस मुद्दे पर आ रही एक फिल्म का भी जिक्र किया। ये देख रहे हैं, प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। साधा जो लोग अपने परिवार के बारे में सोचते रहे, उन्होंने कभी लोगों के परिवारों के बारे में नहीं सोचा। वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। विधानसभा के बजट सत्र की आज शुरुआत हो गई है। 28 फरवरी तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। बजट सत्र से पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बजट सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियां और कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष राष्ट्र को कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिनमें चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया आदित्य L1,
G20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक अध्यक्षता करना शामिल है। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा देश राममय है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में प्रतिदिन विकास कार्य कर रही है। गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को लाभ देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। सुशासन से सेवा सरकार का संकल्प है। प्रदेश में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की मांगें और सुरक्षा शिकायतों का समाधान करने के लिए जनसंवाद पोर्टल बनाया गया है। राष्ट्र को कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर भारतवर्ष का परचम लहराने का काम किया है। इसी प्रकार सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया आदित्य L1 भी अंतरिक्ष में अपनी आभा बिखेरता रहेगा। मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है। मेरी सरकार राज्यपाल ने कहा कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 1,80,000 रुपए की वार्षिक आय सीमा वाले गरीब परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1,32,000 से अधिक रेडी फड़ी वालों को 10,000 रुपए तक का ब्याज रहित दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में 44 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाई गई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नए कर्मी अनुबंध किए जा रहे हैं। रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में भी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया और कहा कि हरियाणा आज हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश के आमजन के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया है। जनसंवाद के दौरान प्राप्त मांगों व शिकायतों के समाधान के लिए जनसंवाद पोर्टल बनाया है। मेरी सरकार ने 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत चिरायु योजना शुरू की है। इस योजना में शामिल किए जाने वाले परिवारों का 5 लाख रुपये वार्षिक तक का उपचार का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में 44,27,000 परिवारों को गेहूं और बाजरा मुफ्त दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दाल सहित 4 फसलों पर 5 साल के लिए दिए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी प्रस्ताव को प्रदर्शनकारी किसानों ने स्वीकार नहीं किया। किसानों ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सभी किसान संगठनों की सहमति नहीं बनी। किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल ने कहा कि दोनों मंचों की चर्चा के बाद इसे अस्वीकार करने का फैसला लिया गया है। 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएससीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो वो हमें स्वीकार नहीं है। किसानों के प्रदर्शन के चलते आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में पंजाब के साथ लगती सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। वहीं दिल्ली में भी किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। फरीदाबाद के आमजन और किसान परिवारों से जुड़े लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों को सरकार के प्रस्ताव को
मान लेना चाहिए। 4 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी मिलने से किसानों को भारी मुनाफा होगा। इसके लिए उनको अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर अपने घर लौट जाना चाहिए। किसानों के प्रदर्शन के चलते जहां आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है, वहीं बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। फरीदाबाद के लोगों ने किसानों से अपील की है कि वे सरकार की बात को मान लें और देश के विकास को ध्यान में रखते हुए अपने घरों को लौट जाएं। निश्चित तौर पर सरकार ने जो 4 फसलों के लिए केंद्र सरकार ने जो ऑफर दिया है, किसानों को मान लेना चाहिए। एमएसपी में जो 4 फसलों को ऐड किया गया है, ये काफ़ी बेनिफिशियली रहने वाली है और किसानों को इन बातों को मान के अपना धरना खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो आम पब्लिक है और ट्रैफिक है, उनको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करने की वजह से काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। इस परेशानियों का ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है और इसके साथ किसानों को भी फायदा है। 5 साल के लिए 4 मक्का पे, उड़द पे, मूंग दाल पे ये जो फैसला लिया है, ये किसानों के हित का है और किसान काफी खुश भी हैं इससे और खुशी की लहर भी है। और इस तरीके के कदम सरकार के लिए सराहनीय है। सरकार के हर व्यक्ति के लिए पूरी देश की जनता देख रही है, सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है हमारे अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए। हरियाणा के और पंजाब के किसान वहाँ पर हैं, तो उन भाइयों से हमारा निवेदन भी है कि आम जनता को आम समस्या हो रही है निकलने में, किसी की शादी है, ब्याह है, किसी का डेथ भी हुई है, तो वहाँ जाम की स्थिति पैदा हो गई। हमें देश को बढ़ाना है और मोदी जी के साथ चलने का कार्य करना है और सरकार बहुत अच्छे निर्णय ले रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अगर गवर्नमेंट ने ये 20% का दिया है तो किसानों को मान लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को बहुत लॉस हो रहा है, पब्लिक बहुत परेशान है इन किसानों की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगा कि किसानों को ये बात मान के अपना धरना खत्म कर देना चाहिए। एमएसपी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको हर किसी के हिसाब से हर साल नहीं बदला जा सकता, क्योंकि हर साल फसल अच्छी भी होगी, कभी बेकार भी होगी। किसी की फसल के दाने अच्छे होंगे, किसी के बेकार होंगे। हर किसी को एक तरीके से मूल्यांकन करना ठीक नहीं रहेगा। सरकार ने जो ये फैसला लिया है, मैं किसान होने के नाते इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। और जो मेरे किसान भाई वहाँ बैठे हैं, उनसे एक ही गुजारिश है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना होकर आप अपने और अपने परिवार के और देश के हित में सोचें और फिर इस बात को समझें कि सरकार ने जो किया कैसा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी कड़ी में हरियाणा में टीबी उन्मूलन के लिए आज से वयस्कों का BCG टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक व राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र अहलावत ने बताया कि वयस्कों को टीबी से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश के 11 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। ये टीका हरियाणा में चिन्हित व सहमति देने वाले लगभग 25 लाख लोगों को लगाया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से 15 लाख टीकों की आपूर्ति हो चुकी है। उन्होंने बताया कि विभाग ने 18 से 60 साल के आयु श्रेणी में 5 वर्ग बनाए हैं। 11 जिले जिसके अंदर ये प्रोग्राम हम चलाएंगे, फिर बाद में इसको कंपेयर किया जाएगा उन जिलों से कि कहाँ पर टीबी का इंसिडेंस पहले के मुकाबले कम हुआ है। ये 11 जिले हैं हमारे, अम्बाला है, भिवानी है, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, मेवात, पंचकुला, रोहतक, सिरसा और सोनीपत। इन 11 जिलों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज से हमने शुरू कर दिया है। जिन लोगों को हमें लगाना है वो 60 साल से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं उन सबको हम लगाएंगे, जिसमें कोई कंट्राइंडिकेशन ना हो। इसके साथ साथ जिसको टीबी की हिस्ट्री है, पिछले 5 साल में जिसको टीबी है उसको भी लगाया जाएगा। और जो टीबी के कॉन्टैक्ट्स हैं, टीबी के कॉन्टैक्ट्स को भी ये लगाया जाएगा। इसके साथ ही सेल्फ रिपोर्टेड जो अपने आप को स्मोकर्स बताते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनको लगेगा। अभी तक जो हेड काउंट सर्वे किया है हमारी आशा वर्कर्स ने 11 जिलों में, तो उसमें करीब 25.5 लाख लाभार्थी हैं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है लगाने के लिए। और इसके साथ साथ और अगर इसमें जुड़ते जाएंगे तो हम सबको लगाते चले जाएंगे। लाभार्थी सिंहराम ने बताया कि उनके बेटे को टीबी हुई थी। वे स्वयं तथा उनके परिवार के 4 सदस्यों ने BCG का टीका लगवाया है ताकि भविष्य में इस बीमारी से बचाव हो सके। लड़के की बहुत टीबी की बीमारी हुई थी जी, हॉस्पिटल में नहान भी रखी और दवाई वजह से चल रही थी, इसीलिए हम भी टीका लगवाना हो रहा है। पुरानी है रे जी, 4 मेंबर है रे, जिससे गाड़ी बीमारी ना हो आज। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने कल नई दिल्ली में एक बैठक में अब तक की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की। देश में एक साथ चुनाव कराने के संबंधित मुद्दे की जांच के लिए सरकार ने
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शामिल हुए। इस दौरान समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SA बोबड़े, न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DN पटेल के साथ एक चुनाव कराने के संबंधित कई मुद्दों पर परामर्श किया। प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए सुभाष बराला ने आज चंडीगढ़ में निर्वाचित पत्र ग्रहण किया। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। निर्वाचित पत्र ग्रहण करते समय सुभाष बराला के साथ गृह मंत्री अनिल विज व राज्यसभा सदस्य कृष्ण लाल पंवार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सुभाष बराला ने कहा कि मैं केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। भाजपा की तरफ से राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य सुभाष बराला का जींद के उचाना पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझ पर PM नरेंद्र मोदी, CM मनोहर लाल और केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास जताते हुए जो जिम्मेदारी दी है उसका वह पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो गरीब, युवा, किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार लोगों की भलाई के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी वर्गों का समान विकास हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है और ना ही नीति व नीयत है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया है और राज्यसभा सदस्य के नाते मुझे नॉमिनेट किया। एक सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, एक ऐसी सरकार जो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, युवा के कल्याण के लिए काम कर रही है, महिला और किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है तो केवल उसका विरोध है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले अपनी पार्टी को संभालें। देश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी टूट रही है, हरियाणा के अंदर भी उनकी पार्टी किस प्रकार से टुकड़ों में बटी हुई है, किस प्रकार से उनके नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनके गढ़ रोहतक में ही उनके मजबूत एक नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अनेकों नेताओं का शामिल होने का सिलसिला जारी है। किसानों के दिल्ली कूच पर सुभाष बराला ने कहा कि भाजपा सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक रुख अपनाया हुआ है। किसानों को सरकार पर विश्वास करना चाहिए। भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को फसलों का जितना लाभकारी मूल्य मिला है उतना कांग्रेस के राज में भी नहीं दिया गया था। भला हो, इसके लिए पूर्व में भी काम किए गए हैं और मैं समझता हूं चाहे वो किसान के लिए सम्मान निधि की बात हो, फसल बीमा योजना हो, लाभकारी मूल्य देने की बात हो, जितना फसलों का भाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान को दिया गया है उतना कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अपने समय में नहीं दिया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने आज कैथल के भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार की गति हरियाणा को नई पहचान देने का काम कर रही है, जिससे प्रदेश हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी देश में सबसे ज्यादा पदक जीतकर लाते हैं। पूरे देश में हरियाणा के पदक विजेता खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का सिस्टम बनाया है, ये बड़े हम देख रहे हैं कि पहली बार 2014 के बाद देश के अंदर कांस्य पदक और रजत पदक जीत करके हमारे खिलाड़ी आए हैं। हरियाणा के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने देश का सबसे ज्यादा, देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर इतना इनाम खिलाड़ी जो हमारा गोल्ड मेडल या कांस्य पदक या रजत पदक जीत करके आता है, सबसे ज्यादा अगर इनाम दिया जाता है तो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर वो इनाम दिया जाता है। जो हमारा युवा खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर
पैरा ओलंपिक में या ओलंपिक के अंदर वो मेडल जीतता है तो उसको 6 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का इनाम वो दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज मनोहर लाल की सरकार में बिना खर्चे और बिना पर्ची के पात्र अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। चिरायु योजना के माध्यम से गरीब लोगों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है। बेघर लोगों को छत मुहैया करवाई जा रही है। चिंता करने वाली सरकार है। आज गरीब माँ के बेटे को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। आज चिरायु योजना के साथ जोड़ करके आज आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड, एक कहावत है हरियाणा के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ कि 100 रुपया लिया, 125 रुपये दिया। और ये कहावत हरियाणा के अंदर बिल्कुल मजबूती से आगे मनोहर लाल जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि केंद्र से अगर एक योजना आती है 100 रुपए की, उसको 125 रुपये करके लोगों तक पहुंचाते हैं। आयुष्मान कार्ड, उसके साथ चिरायु कार्ड जोड़ा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बना करके दिया आपके सामने है। मैंने कैथल के अंदर 2 कार्यक्रम किए, चीका के अंदर किया। हिसार लोकसभा से सांसद विजेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तौर पर भारत की स्थिति बहुत बेहतर है और भारत तेजी से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। वह कल शाम रोहतक में भारत में आर्थिक सुधारों का आंकलन विषय पर आयोजित सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे थे। विजेंद्र सिंह ने कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाने पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में 80 के दशक के अंत तक जो समृद्धि होनी थी वो हो चुकी है, इसलिए कृषि क्षेत्र में बदलाव की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। मौजूदा समय में देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 15% है, जबकि 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस आयोग की रिपोर्ट को सिर्फ एमएसपी तक सीमित कर दिया गया, जबकि ये उसका छोटा सा हिस्सा है। आयोग की रिपोर्ट में कृषि संबंधी सुधार की जो बात कही गई थी वो और ही है। समय हम आज़ाद हुए थे, उस समय के बाद के जो कुछ साल थे, जो 50 का दशक था, जो इन्वेस्टमेंट थी वो करीब करीब 1/4 थी कृषि के क्षेत्र में। उसके बाद वो 80-90 के दशक तक आते आते वो 8वां हिस्सा रह गई थी, करीब 12%, और अब वो करीब करीब 6% है। तो कृषि में, इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि हमारा फोकस सारा एमएसपी पे है, जबकि ज़्यादा फोकस होना चाहिए कृषि में सुधार के लिए। जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, उसमें उसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट घटने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो हुई है। लोगों ने अपने ट्यूबवेल का इंतज़ाम किया है, मैकेनाइज करने के लिए ट्रैक्टर खरीदा है, उसके साथ और इक्विपमेंट्स हैं वो खरीदे हैं, सरकार ने उसमें सब्सिडियां भी दी हैं, लेकिन जिस तरह का इन्वेस्टमेंट की दरकार है वो शायद नहीं हो रही। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का सर्वोपरि दायित्व है, लेकिन बातचीत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। प्रदेश भर में 24 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान भाजपा द्वारा प्रदेश के 1800 स्थानों पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियां, दलित व समाज के अन्य वर्गों के लिए कार्यों की आमजन को जानकारी देंगे। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रभारी कृष्ण बेदी ने यमुनानगर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेते हुए कहा कि 25 फरवरी को इस राना में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि 29 फरवरी को आगरा में महादलित अधिवेशन होगा, जिसमें हरियाणा की भागीदारी रहेगी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का जयंती समारोह है और पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की टीम की भी पूरी भागीदारी रहे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमारे 20 चुनिंदा नेता इस कार्यक्रमों में पार्टिसिपेशन करेंगे और 90 विधानसभा के अंदर 1800 स्थानों पर हमारी टीम जाएगी और संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में लोगों से हम जनसंपर्क भी करेंगे। 25 तारीख को हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस राणा जिला पानीपत के अंदर हमारे आदरणीय सांसद कृष्णलाल कुमार जी के एक अध्यक्षता में एक बड़ा कार्यक्रम संत शिरोमणि रविदास जयंती सम्मान समारोह का वहाँ पर होने जा रहा है। उसके अंदर भी हमने आज अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ लगाई हैं।
भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अवतार ने कहा कि मोदी सरकार ने दलित समाज के उत्थान के लिए कई कार्य किए हैं। दलितों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया गया है। जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतिम सांस ली थी, दिल्ली में उस जगह पर नेशनल मेमोरियल स्मारक बनाया गया है। वाराणसी में गुरु रविदास का भव्य मंदिर बनाया गया है। 24 फरवरी से 14 अप्रैल तक हरियाणा की सभी दलित बस्तियां दलित चौपालों में कार्यक्रम आयोजित करके कार्यकर्ता समाज के अन्य वर्गों से भी संपर्क करेंगे। देश के अंदर पहली बार बाबा साहब अंबेडकर जिस जगह पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली, 26 अलीपुर रोड जो दिल्ली का बंगला है, उसको देश को समर्पित किया और उसमें एक संविधान के अनुसार भव्य नेशनल मेमोरियल स्मारक बनाकर देश को समर्पित किया। ऐसी मोर्चा की पहली बार सफलतापूर्वक मीटिंग हुई और सभी कोने कोनों से जो जिले आए, सभी जिलों से सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी पहुंचे। सोनीपत में कल पश्चिमी यमुना लिंक नहर में कार का संतुलन बिगड़ने से चालक गाड़ी सहित नहर में गिर गया। घटना की सूचना मिलने पर सोनीपत जिला के खूबड़ू झाल पुलिस चौकी में तैनात पुलिस चौकी इंचार्ज पीएसआई संदीप कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए नहर में कूदकर डूबते हुए युवक की जान बचाई। फिलहाल कार चालक खतरे से बाहर है और उसने हरियाणा पुलिस का आभार जताया। पीएसआई संदीप कुमार ने बताया कि 16 फरवरी को रात करीब 9 बजे डायल 112 के माध्यम से एक गाड़ी के नहर में गिरने की सूचना मिलते ही मैं अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और युवक को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। दिनांक 16 फरवरी को रात करीब 9:30 बजे डायल 112 से सूचना मिलती है कि खूबड़ू झाल के पास कार का संतुलन बिगड़ने से एक चालक कार सहित पश्चिमी यमुना लिंक नहर में गिर गया है, जो करीब 10 से 12 फीट गहरी है और 50 फीट चौड़ी है। जी सूचना पर मैं तुरंत प्रभाव से अपनी टीम सहित मौके पर रस्सा रोड लेकर पहुंचा और जाते ही नवयुवक को कार सहित डूबता हुआ देखकर मैंने रस्सी का एक सिरा पकड़कर नहर में छलांग लगा दी और गाड़ी के पास पहुंचकर मैंने नवयुवक को खिड़की से के रास्ते बाहर निकाला और उसकी कमर पर रस्सी बांधकर तैरते हुए नवयुवक को नहर के किनारे पर ले आया। इसके बाद नवयुवक को प्राथमिक चिकित्सा देकर पीपीएस खानपुर में इलाज के लिए एडमिट करवा दिया। नवयुवक अभी खतरे से बाहर है और पूरी तरह स्वस्थ है। केंद्र सरकार ने 50 और अमृत भारत रेलगाड़ियां चलाने की मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमृत भारत रेलगाड़ियों की सफलता के बाद 50 और रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी गई है। अमृत भारत रेलगाड़ी एक LHB पुश रेलगाड़ी है जिसमें गैर वातानुकूल डिब्बे हैं। इस रेलगाड़ी में बेहतर गति के लिए दोनों ओर लॉक लगाए गए हैं। इस रेलगाड़ी में यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन की सीट, बेहतर सामान रखने के रैक, समुचित मोबाइल होल्डर के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, LED लाइट, CCTV, सार्वजनिक सूचना प्रणाली तथा अन्य सुविधाएं भी हैं। गुवाहाटी में कल से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को वीडियो संदेश दिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में देश भर से 200 विश्वविद्यालयों के करीब 4,500 एथलीट विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए नई संभावनाओं का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। ट्रेनिंग से लेकर स्कॉलरशिप देने तक हमारे देश में खिलाड़ियों के लिए एक अनुकूल माहौल बन रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया। इस दौरान 3 लाख से अधिक छात्रों को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इग्नू के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अब काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले साल आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता ने दुनिया के समक्ष भारत की नेतृत्व क्षमता को साबित किया।
भारत पहली बार ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।